आपको, हमको, सबको जिस वक्त जलता बांग्लादेश दिख रहा है, क्या भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को उस आपदा में मोदी को हटाने का अवसर दिख रहा है? यह सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है कि 2 दिन से इशारों में भारत में तानाशाह की हालत बांग्लादेश के तानाशाह जैसी होगी या हर तानाशाह का ऐसा ही हाल होता है वगैरह वगैरह जैसे बयान दिए जा रहे थे। लेकिन आज तो खुलकर भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, यह तक कह दिया गया। और ऐसा कहने वाले कांग्रेस के नेता हैं और कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि सलमान खुर्शीद हैं, जो गांधी परिवार के इतने करीबी हैं कि यह तक जान लेते थे कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी रोई थी। वहीं सलमान खुर्शीद आज की डेट में कह रहे हैं कि साफ साफ कह रहे हैं कि जैसा हाल बांग्लादेश का हुआ है वैसा भारत का हो सकता है। सुनिए सलमान खुर्शीद को। फिर बात होगी कि क्या कांग्रेस भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने के मंसूबे लिए बैठी है और क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh is terrible. It really is terrible. सलमान खुर्शीद हो या इंडी गठबंधन के बाकी नेता, बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता, लेकिन बांग्लादेश वाला हाल भारत का हो सकता है, इस पर पूरा ज्ञान दे रहे हैं। सलमान खुर्शीद के उकसावे वाले भाषण यहीं नहीं रुके। एक बुक लॉन्च के मौके पर बोलते हुए सलमान खुर्शीद ने यह भी कह दिया कि देश में सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सुलग रहा है। एक बार सुनिए सलमान खुर्शीद के बयान का यह हिस्सा, फिर आपको कांग्रेस के एक और नेता का भड़काऊ बयान सुनाता हूं। Everything may look normal in Kashmir, everything may look normal here. We may be celebrating the victory, although of course some people believe that that victory or that success of 2024 was perhaps only marginal, perhaps a lot more needs to be done. But the fact remains that under the surface there is something simmering and something really, really awful that we haven't been able to do anything about. सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी ने कड़ा एतराज भी जताया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को देश में शांति पसंद नहीं है, वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। सुनिए एक बार बीजेपी के नेताओं को, फिर आपको बताऊंगा भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की टूल किट तैयार हो रही है क्या। किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा, तो वो क्यों कहते थे? सलमान और इनकी पार्टी वो भारत की सलामती के लिए नहीं चाहते। वो चाहते यहाँ अस्थिरता हो, दंगा हो, लोगों में जातिवाद बढ़े, संप्रदायवाद बढ़े, लूटपाट मचे, अस्थिरता हो और फिर इनको गाना बजाने का शौक में इनका जो सपना है वो पूरा हो। क्या ये भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी को आइडिया देने की कोशिश की जा रही है? और सवाल ये भी बनता है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर फिर से सवाल खड़ा किया जा रहा है? अरे मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की संस्थाओं के खिलाफ आप क्यों उतरते हैं? क्या भारत की सेना ने कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप किया है? जिस प्रकार की बातें सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, उनके बोलने का तात्पर्य क्या है? यह भी याद रखिए कि ये वही सलमान खुर्शीद हैं जिनकी भतीजी ने लोकसभा चुनाव के दौरान खुलकर वोट जिहाद करने के लिए कहा। सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम ने इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान कह दिया था कि सभी मुसलमानों को एकजुट होकर वोट जिहाद करना चाहिए। सुनिए वो बयान भी याद दिलाता हूं। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। भतीजी से लेकर सलमान खुर्शीद तक ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो उकसाने वाली, जो बातें सवाल उठाती हैं कि क्या अंदर ही अंदर कोई प्लान चल रहा है। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि जब से चुनावी नतीजे आए हैं तब से इंडी गठबंधन को नरेंद्र मोदी की जीत हजम नहीं हो रही। उसके नेता बार बार ये भविष्यवाणी करते रहे कि मोदी सरकार जून में गिर जाएगी, जुलाई में गिर जाएगी, अगस्त में गिर जाएगी। अब बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी इंडी गठबंधन ने अपनी जीत तलाशने की कोशिश की,
लेकिन इंडी गठबंधन का यह खेल बड़ा खतरनाक है देश के लिए, क्योंकि उसके नेता बांग्लादेश के बहाने बार बार जनता को उकसा रहे हैं। इंडी गठबंधन खुद तो नरेंद्र मोदी को रोक नहीं पाया, इसलिए अब जनता के कंधे पर बंदूक रखकर नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने का प्रयास हो रहा है। बांग्लादेश पर बयान देते हुए इंडी गठबंधन के नेता बार बार यही कह रहे हैं कि जनता नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेगी, जनता पीएम आवास में घुस जाएगी, देश की जनता ही नरेंद्र मोदी का हाल शेख हसीना की तरह कर देगी। बॉस, जनता को ही करना था तो जनता लोकसभा के चुनाव में कर देती, वहां तो नहीं किया जनता ने। आप प्रयास कर रहे हैं क्या कि जनता सड़क के रास्ते ये सब करे? आप सुनिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता सज्जन वर्मा इसी तरह का भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि भारत में भी जनता पीएम आवास में घुस जाएगी। एक बार सज्जन वर्मा को सुनिए, फिर आपको इंडी गठबंधन का असली खेल बताता हूं। आज मैंने तो आह्वान किया माइक से कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन यादव और कैलाश, सुन लो, कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में। अब तुम्हारे घरों में ये घुसेगी जनता, जो भ्रष्टाचार अब सहन नहीं हो रहा है। सुन रहे हैं आप? ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता कि ऐसे ऐसे बयान कांग्रेसी नेताओं के मुंह से आ रहे हैं कि श्रीलंका में घुस गए, बांग्लादेश में घुस गए प्रधानमंत्री के घर में, अब नरेंद्र मोदी के घर में घुसे। कांग्रेसी नेताओं के इस तरह के बयान से यही लग रहा है कि इंडी गठबंधन खुद तो मोदी को रोक नहीं पाया, अब यह माहौल बनाया जा रहा है कि देश में मोदी के खिलाफ जनता में काफी गुस्सा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हो रहा है उससे यह नैरेटिव भी बनाया जा रहा है कि भारत में हर वर्ग गुस्से में है, हर वर्ग में असंतोष है। जैसे आप देखिए, पेपर लीक पर राहुल गांधी ने यह माहौल बनाया कि भारत में तो पूरे एग्जाम सिस्टम ही फेल हो गया, जिससे छात्रों का गुस्सा भड़क गया है। लेकिन राहुल गांधी ने यह तो नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 1-2 जगह छोड़ के कहीं पर भी ऐसा पेपर लीक नहीं हुआ, इसके सबूत नहीं मिले। राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि उनकी सरकारों के समय कितने पेपर लीक होते थे। राजस्थान में तो बार बार पेपर लीक होता था। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून लाई, जो कांग्रेस कभी नहीं ला पाई। यानी छात्रों को पंप कर रहे हो आप। इसी तरह किसानों को यह कहकर भड़काया जा रहा है कि एमएसपी की लीगल गारंटी देना तो बहुत आसान है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं। लेकिन राहुल गांधी यह नहीं बताते कि उनकी खुद की सरकारें 50-60 साल देश में रहीं, क्यों सारी फसलों पर एमएसपी पर कानून नहीं लाई। राहुल गांधी यह क्यों नहीं बताते कि उनकी सरकारों ने जो एमएसपी पे खरीद की, उससे कई गुना ज्यादा रिकॉर्ड एमएसपी पे खरीद ऑलरेडी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। राहुल गांधी ये नहीं बताते कि एमएसपी पर सारी फसलें खरीदने का कानून आया तो देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, मनमोहन सिंह तक ये मानते थे। और राहुल गांधी ये भी नहीं बताते कि कांग्रेस शासित राज्यों में किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, यानी किसान को पंप कर रहे हैं कि वो सड़क पर आए। बजट में मिडिल क्लास को यह कहकर उकसाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया, जबकि ये वो लोग हैं कि खुद के राज्य में पेट्रोल पर वैट तक घटाने को तैयार नहीं होते। जीएसटी की मीटिंग में चुप बैठते हैं और बाहर आकर कहते हैं जीएसटी बढ़ा दी गई। राज्यों के बीच यह कहकर टकराव पैदा किया जा रहा है कि 2 राज्यों को सब कुछ दे दिया गया, बाकी राज्यों को कुछ नहीं मिला। अग्निवीर के मुद्दे पर तो साफ साफ झूठ बोलकर यह भड़काया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार सेना को कमजोर कर रही है। यानी आप देखिए, किसान, जवान, छात्र, मिडिल क्लास, सारे वर्गों को पंप किया जा रहा है, उन्हें पिन मारा जा रहा है। और सिर्फ विपक्ष के नाते मुद्दा उठाया जाता तो यह माना जा सकता था कि ये लोग फैक्ट बताते, सच बताते, लेकिन चूंकि झूठ बोल बोलकर यह हो रहा है, इसलिए यह सवाल खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं क्या? और क्या उनकी पार्टी अंदर ही अंदर कुछ प्लान बना रही है कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत की सड़कों पर दिखे? कांग्रेस का सियासी खेल आप इस तरह से भी समझिए कि हरियाणा में वहां की सरकार ने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान कर दिया। बीजेपी की सरकार ने हरियाणा में लगातार सरकार एमएसपी न सिर्फ बढ़ा रही है बल्कि पूरी खरीद भी हो रही है। इसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से लगातार ऐसी कोशिश हो रही है कि किसानों के मुद्दे को गर्म रखा जाए। पिछले कुछ दिनों में 2 बार राहुल गांधी किसान नेताओं से मिल चुके हैं। पहली बार किसान नेताओं का एक गुट राहुल गांधी से मिला था, दूसरी बार किसान नेताओं का दूसरा गुट राहुल गांधी से मिला। इसमें वही बातें कही गई कि एमएसपी की लीगल गारंटी मिले, किसानों का कर्ज माफ। राहुल गांधी क्या करना चाह रहे हैं? इसी तरह से आप राहुल गांधी की जाति वाली राजनीति को देखिए।
राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात करके जाति वाली राजनीति कर रहे हैं, जबकि ये वही राहुल गांधी हैं जिनकी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक में ये लोग जातिगत जनगणना करवा चुके हैं। बावजूद इसके 10 साल से रिपोर्ट दबाकर बैठे। 2015 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने जातिगत जनगणना का काम शुरू किया, लेकिन अब तक रिपोर्ट सामने नहीं लेकर आई। अगर जातिगत जनगणना को लेकर इतने सीरियस थे तो लाते ना रिपोर्ट। इसलिए कह रहा हूं बॉस कि वाकई पब्लिक के मुद्दे उठाना जो है इनकी कोशिश है, या पिन मार मार के पब्लिक को सड़क पर लाने का प्रयास हो रहा है ताकि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात बन जाएं। ये सवाल पूछे जाएंगे। किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि एक दिन अचानक जनता उठती है और वहां की सरकार को उखाड़ फेंकती है, जैसे श्रीलंका में खराब आर्थिक स्थिति की वजह से वहां की सरकारें हिल गई। बांग्लादेश में आरक्षण को मुद्दा बनाया गया। इसी तरह से इंडी गठबंधन भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे ही मुद्दे की तलाश में है जिससे लोग सड़क पर आ जाए। और अगर आप गौर करके देखेंगे तो राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसी तरह के मुद्दे पकड़ रहे हैं जिससे पब्लिक का सेंटिमेंट जो है ना वो उबाल मारे। जैसे राहुल गांधी बार बार यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अंबानी अडानी के चक्कर में भारत के बैंकों, शेयर मार्केट और अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल दिया। भले ही अंबानी अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी को कोई वोट ना मिले, इस मुद्दे में कोई दम ना हो, झूठ हो, खुद कांग्रेस शासित राज्यों में अंबानी अडानी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो, LIC का पैसा ना डूबा हो, HAL जो है वो विकास कर रहा हो, लेकिन राहुल गांधी बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं ताकि लोगों के मन में ये भर दो कि तुमको छोड़कर देखो उसके लिए हो रहा है। इसी तरह आरक्षण के मुद्दे को भी हथियार बनाकर इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पूरे लोकसभा चुनाव में यही बात फैलाई गई कि नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, और चुनाव खत्म होने के बाद भी इंडी गठबंधन इस मुद्दे को पकड़े हुए है। और इंडी गठबंधन को जब यह दिख गया कि आरक्षण का मुद्दा कैसे किसी देश को हिला सकता है, तो वो तो अब इसे छोड़ने वाला नहीं। यानी एक एक मुद्दा जिस तरह से झूठ और भ्रम के जाल में फंसाकर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, वो साफ साफ दिखाता है कि लोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मोदी को न हटा पाने वाले लोग कुछ और ही प्लान कर रहे हैं। भारत की राजनीति में यह बात कोई भी आसानी से बता सकता है कि आरक्षण, जाति, धर्म, ये सब मुद्दे कितने संवेदनशील हैं और कैसे इन मुद्दों पर लोगों को आसानी से भड़काया जा सकता है। इंडी गठबंधन को भी यही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को गिराने के लिए इन्हीं मुद्दों का सहारा लेना होगा। जैसे राहुल गांधी जातिगत जनगणना के मुद्दे को पकड़े हुए हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप क्या चाह रहे हो, देश में अनार्की हो जाए? अभी SC ST में आरक्षण के लिए सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को मिल गया। इंडी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की आड़ में भी जनता को भड़काने की राजनीति कर सकता है। इसी तरह इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के नाम पर मुसलमानों को लगातार उकसाता रहता है। वक्फ एक्ट में संशोधन इसका सबसे ताजा उदाहरण है। अभी बिल आया भी नहीं, उससे पहले ही उसे मुस्लिम विरोधी घोषित कर दिया गया। NRC ये लोग आने नहीं देंगे, CA पर हंगामा करेंगे, शाहीन बाग के साथ खड़े हो जाएंगे सड़क घेरने वालों के साथ। क्या कर रहे हैं ये लोग? महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन का मुद्दा उठाने के लिए भी ये लोग पूरी तरह से तैयार हैं। यानी इंडी गठबंधन जाति धर्म से जुड़े ऐसे मुद्दे उठा रहा है जिससे देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक झूठा नैरेटिव चलाया जा सके और दुनिया के सामने तस्वीर ऐसी रखो कि नरेंद्र मोदी तानाशाही कर रहे हैं और लोगों के अंदर गुस्सा भर दो कि हमारी सुन नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश का हाल देखकर इंडी गठबंधन अचानक से एक्टिव हो गया है कि भाई दूसरे रास्ते से यह गद्दी मिल सकती है। देश को बांटकर उसका दोष नरेंद्र मोदी पर मढ़ने का खेल पहले से चल रहा है। राहुल गांधी अपने विदेश दौरे पर लगातार यह माहौल बनाते रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र ही खत्म हो गया है, भारत में तो तानाशाही चल रही है। ये वही सारे आरोप हैं जो बांग्लादेश में शेख हसीना पर लगाए गए और उन पर तानाशाह होने का टैग लगाया गया। साल 2022 में राहुल गांधी ने विदेश दौरे पर यह तक कह दिया था कि संविधान के अनुसार भारत एक राष्ट्र ही नहीं है, इसकी बजाय इसे राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। साल 2023 में राहुल गांधी विदेशी धरती पर यह कहकर सनसनी मचा देते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में और अमेरिका, यूरोप जैसे देश चुप बैठे हैं। यह आज से नहीं चल रहा प्रयास बॉस। आप सुनिए राहुल गांधी के कुछ पुराने बयान, आपको याद दिलाता हूं। The surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. With regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle.
it's actually a much more important battle. It is a battle for a huge part of the democratic people on this planet. यानी एक तरह से राहुल गांधी अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को भारत में दखल देने के लिए भी उकसा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन बांग्लादेश के नाम पर जनता को उकसा रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन ये क्यों भूल जाता है कि देश में अभी अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं। अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनता में गुस्सा होता तो वो लोकसभा के चुनाव में जवाब देती। सड़क पर बांग्लादेश जैसे सड़क पर आने की जरूरत ही नहीं है। चुनाव के वक्त गुस्सा दिख जाता। अकेले बीजेपी को पूरे इंडी गठबंधन से ज्यादा सीटें ना मिलती, ना ही नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाते। लेकिन इंडी गठबंधन और राहुल गांधी की यह बौखलाहट इसलिए ज्यादा दिख रही है क्योंकि राहुल गांधी के पीएम बनने का इंतजार लंबा होता जा रहा है और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। नरेंद्र मोदी सरेंडर करने के भी मूड में नहीं। उनका विजन क्लियर है, उनको देश को आगे ले जाना है। बांग्लादेश का हाल देखकर इंडी गठबंधन के मन में लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन वहां हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर उनके मुंह में ताला लगा हुआ है। बांग्लादेश में आज भी हिंदुओं पर हमले रुक नहीं रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुओं पर हमलों के संदर्भ में इतिहास को देखा जाना चाहिए। जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता उसके उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। एक बार सीएम योगी को सुनिए। आज भारत के तमाम पड़ोसी जम रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। योगी आदित्यनाथ खुलकर हिंदुओं को सोचने के लिए कह रहे हैं। कितने सोचेंगे ये तो भगवान ही जानता है। एक छोटा